ओम शांति। रिश्तेदार आपसे उधार पैसा मांगे तो ये 5 सवाल जरूर पूछना चाहिए। एक गुप्त नीति विद्या। देखिए, जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हैं। आज हम इस डर को जड़ से ख़त्म करेंगे। आज आपको वो 5 सवाल देंगे जिन्हें पूछते ही मांगने वाला दुम दबाकर भाग जाएगा। और मज़े की बात ये है कि आप उनकी नज़र में बुरे भी नहीं बनेंगे। रिश्तों और पैसों का गणित बहुत अजीब होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए, लेकिन आज हम इस भावनाओं को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। देखिए, उधार वो दीमक है जो न केवल धन को खाता है, बल्कि उस संबंध को भी खोखला कर देता है जिस पर वो टिका होता है। जरा अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी करीबी को, किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसा दिया और फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया। या जब आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो आप विलन बन गए। समस्या पैसा देने में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जैसे आप इस स्थिति को संभालते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए लुट जाते हैं क्योंकि वे ना कहने के अपराध बोध से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन कड़वा सच ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना 100% बढ़ जाती है। आज हम एक ऐसी अर्थ नीति और आधुनिक मनोविज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों पर आएँ, आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो मांगने वाले के दिमाग में चल रहा होता है, और ये जानना आपके लिए बेहद डरावना हो सकता है। देखिए, जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है तो वह आपको एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उनकी नज़रों में आप एक ऐसा बैंक हैं जहां ना कोई कागजी कार्रवाई है, ना कोई ब्याज दर है और ना ही वापसी की कोई निश्चित तारीख। ये उनकी गलती नहीं है, ये मानव स्वभाव है कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहाँ कभी कभी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, वहाँ जवाब देना होता है, लेकिन आपसे मांगना आसान है। बस एक उदास चेहरा बनाना है और पुरानी यादों का वास्ता देना है, और यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, उसे एक ऐसे हाथ में रख देते हैं जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता, वो अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए आज से आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको उस नियम को अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और ये पहला नियम है तुरंत प्रतिक्रिया का निषेध, डिनाइल ऑफ इंटरेस्ट एंड रिएक्शन। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना दिखाए, कभी भी किसी भी हाल में उसी पल हाँ या ना मत कहिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कसम खा सकता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक ही वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है। मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने होंगे और अपनी पत्नी या पिता से बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूँ। ये 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस समय आपको सोचने का मौका देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सामने वाले के झूठ को परखने की छलनी है। अगर उनकी ज़रूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वे 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करेंगे, वे किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वे जुआ, सट्टा या किसी फालतू खर्चे के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वे इंतज़ार करेंगे। ये 24 घंटे का अंतराल उन्हें ये संकेत दे देता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं, आप पैसा जेब में रख कर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं।
असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका दोबारा फ़ोन आता है। अब आपको वो कहना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे जासूसी या सत्यापन कहा जाता है। जब 24 घंटे बाद वो आपसे दोबारा संपर्क करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको सफाई नहीं देनी है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं। इसके बजाय आपको ऑनफेंसिव होना है, आपको सवाल पूछने हैं और ये सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को आपके सामने ला दें। जब कोई बैंक लोन देता है तो वो ये नहीं पूछता है कि आपको कितना दुख है, वो पूछता है कि आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी ठीक यही करना है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए ताकि आप रूड ना लगें। आपको उनसे पहला सवाल ये पूछना है, भाई मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में या 4 महीनों में ये पैसा एक ज़रूरी प्रीमियम भरने के लिए वापस चाहिए होगा। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान, रीपेमेंट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहाँ से आने वाला है? ये सवाल एक मनोवैज्ञानिक बम है। ध्यान दीजिए, आप ये नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा उसके पास एक ठोस योजना होगी, जैसे कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो इंसान आपको ठगने आया है वो इस सवाल से हकपका जाएगा, वो गोल मोल बातें करेगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वह ऐसा कहे तो समझ जाइए कि खतरा है। यह भरोसा शब्द ही वो जाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ आपको एक क्रूर स्पष्टता का उपयोग करना होगा। आपको उनकी आंखों में देखकर या फ़ोन पर सदे हुए स्वर में कहना है, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज़्यादा है। अगर आपके पास लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और आप पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे आपको खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से ख़राब नहीं करना चाहता। देखिए, आपने क्या किया, आपने ना नहीं कहा, आपने बस गेंद उनके पाले में डाल दी। आपने यह साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं हैं, आप रिश्ते के रक्षक हैं। यह तर्क उन्हें निरुत्तर कर देता है। वे आपसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिश्ते को ढाल बना लिया। लेकिन सावधान रहिए, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। वे कहेंगे नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा, कसम से। ऐसे जिद्दी मांगने वालों के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको बताते हैं जो उनकी सारी हैकड़ी निकाल देगा। और वो तरीका इतना अचूक है कि इसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है संपत्ति का बंधन, या जिसे आधुनिक भाषा में हम कोलेटरल कहते हैं। देखिए, बिना प्रमाण और बिना बंधक के दिया गया धन रेत में गिराए गए पानी के समान है, उसका वापस आना असंभव है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, अगर उसे 100% यकीन है कि वो पैसा लौटा देगा, तो उसे आपको कोई गारंटी देने में डर क्यों लगना चाहिए? यहाँ आपको अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक व्यापारी की तरह बात करनी होगी। आपको कहना है, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं, मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे असूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्टेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप ये शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज़ हो जाएंगे। वे कहेंगे, अरे तुम्हें मुझ पर शक है, हम बचपन के दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं। यहाँ आपको विचलित नहीं होना है। ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़ने जाने का डर बोल रहा है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है वह आपके पैसे वापस करने की नीयत नहीं रखता। एक बात याद रखना, शर्म और संकोच को त्याग कर जो व्यक्ति धन के व्यवहार में कठोर रहता है वही सुखी रहता है। अगर वे गारंटी देने से मना करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। उन्हें नाराज़ होने दीजिए, क्योंकि एक नाराज़ रिश्तेदार एक बेईमान देनदार से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आप सीधे तौर पर गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वे आपसे उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति के लिए आपको परोक्ष मनाही,
डिनाली की तकनीक आपको बताते हैं, जिसे आज हम तृतीय पक्ष का बहाना कह सकते हैं। इस तकनीक में आपको ना नहीं कहना है, बल्कि किसी और को विलेन बना देना है। आपको कहना है, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अभी आपको कैश दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसे निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। अब देखिए, आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा इंसान बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वे जिद करेंगे तो वे आपसे नहीं, आपके सीए या पत्नी से लड़ रहे होंगे, जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये तरीका आपको सीधे टकराव से बचाता है। और देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांप को भी मार दे और अपनी लाठी पर आंच भी न आने दे। लेकिन मान लीजिए कि सामने वाला बहुत ही चतुर है, वो कहता है, ठीक है, अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वे आपके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। यहाँ आपको एक अगला और सबसे पेचीदा दांव खेलना होगा, कमी का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी। लोग आपसे पैसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास नगद कैश पड़ा है जो सड़ रहा है। आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास संपत्ति तो है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। आपको कहना है, पैसा तो था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही मैंने सारा पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में या ज़मीन की किस्त में डाल दिया है। वो पैसा लॉक हो चुका है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो उनकी हिम्मत तोड़ देगा। आपको कहना है, मैं वह एफडी तुड़वाकर तुम्हें पैसा दे सकता हूँ, लेकिन बैंक का नियम है कि समय से पहले तुड़वाने पर 10% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर मैं 1 लाख निकालूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान होगा। अगर आप ये 10,000 का नुकसान भरने को तैयार हो तो अभी जाकर मैं पैसा निकलवा लेता हूँ। एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वे तो खुद मुफ्त का पैसा ढूंढ रहे थे। जैसे ही आप उनके सामने घाटे का गणित रखते हैं, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वे सोचेंगे कि 50,000 के लिए 5,000 का नुकसान क्यों भरें। वे खुद ही कहेंगे, अरे नहीं नहीं, रहने दो, आपका नुकसान नहीं करवाना चाहता। इस तरह आपने अपनी जेब से एक सिक्का निकाले बिना उन्हें चलता कर दिया। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां सामने वाला वाकई मुसीबत में होता है। कोई अस्पताल में है, बच्चों की फीस का मामला है, या कोई वास्तविक संकट है। यहाँ आपका अंतर्मन आपको कचोट सकता है। क्या ऐसे समय में मदद ना करना पाप नहीं होगा? देखिए, यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित रास्ता आपको दिखाते हैं, दान बनाम आरण, चैरिटी व डेप्थ। देखिए, सामान्य स्तर वालों के बीच ही आरण का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो आपसे कमज़ोर हैं उसे आण देकर आप उसे अपना शत्रु बनाते हैं। अगर कोई आपसे 50,000 रुपये मांग रहा है और आप जानते हैं कि वास्तव में उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो आपको 50,000 लौटा सके, तो आप उसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आपने उधार दिया तो 3 चीज़ें होंगी। पहला, आपका पैसा जाएगा। दूसरा, जब आप मांगेंगे तो झगड़ा होगा। और तीसरा, शर्म के मारे वो व्यक्ति आपसे मिलना बंद कर देगा। यानी आपने पैसा देकर रिश्ता और पैसा दोनों खो दिया। इसके बजाय आप रणनीतिक उदारता का प्रयोग करें। उनसे कहिए, भाई मेरी हालत अभी 50,000 देने की नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मैं तुम्हें 20,000 या 10,000 रुपये दे सकता हूँ या 30,000 दे सकता हूँ, जो आपकी इच्छा हो, और आपको इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी मदद है, इसे रख लो। एक कदम जादुई है, इसके मनोवैज्ञानिक के प्रभाव को समझिए। पहला, आपने अपनी जेब से 50,000 जाने से बचा लिया। आपने सिर्फ 10-20,000 खर्च किए। दूसरा, आपने उस व्यक्ति की नज़र में अपनी इज्जत कई गुना बढ़ा ली। आपने उसे कर्जदार नहीं बनाया, आपने उसकी मदद की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपने भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जिस व्यक्ति ने आपसे दान लिया है, उसकी अंतरात्मा उसे दोबारा आपसे बड़ी रकम उधार मांगने की अनुमति नहीं देगी। वह अगली बार 1 लाख मांगने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि पिछली बार इन्होंने मुफ्त में मदद की थी, अब और मांगना बेशर्मी होगी। इसे कहते हैं छोटी कीमत चुकाकर बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन ये सब
तब काम आता है जब बात छोटे मोटे उधार की हो। क्या हो अगर कोई आपसे आपके बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी बड़ी डील के लिए लाखों रुपए मांग लें। यहाँ दान की नीति काम नहीं आएगी। यहाँ अगर आप ज़रा भी चूकें तो आप सड़क पर आ सकते हैं। ऐसे बड़े मगरमच्छों से निपटने के लिए आपको एक कागजी व्यू डॉक्यूमेंटेशन ट्रिप की रचना है, जो एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर एक अच्छे अच्छे चालाक रिश्तेदार भी भाग खड़े होते हैं, और अगर वे नहीं भागे तो यह जाल ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी गर्दन हमेशा सुरक्षित रहे। यह अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है, जिसे ना जानने के कारण आज हजारों परिवार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। जब रकम बड़ी हो तो रिश्ते की मर्यादा को कागज की मर्यादा से छोटा मत समझिए। याद रखना, लेखन के बिना किया गया कोई भी बड़ा व्यवहार भविष्य में विवाद का बीज बोता है। अगर कोई रिश्तेदार बिजनेस या प्रॉपर्टी के नाम पर लाखों मांग रहा है तो आपको अपनी भावुकता को पूरी तरह ख़त्म करके एक प्रोफेशनल बन जाना होगा। आपको सीधे कहना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे और मेरे सीए को एक लिखित एग्रीमेंट और एक पोस्ट डेटेड चेक चाहिए होगा। ये सिर्फ एक औपचारिकता है ताकि मेरे टैक्स रिकॉर्ड साफ रहें। ध्यान दीजिए, आपने इसे शक का नाम नहीं दिया, आपने इसे टैक्स और कानून का नाम दिया। कोई भी रिश्तेदार, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत साफ है तो उसे कागज़ पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बहाने बनाने लगे, अरे अपनों के बीच कैसी लिखा पड़ी, या क्या आपको मेरी ज़ुबान पर भरोसा नहीं है, तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए हैं। यह इनकार ही उनका असली चेहरा है। आपको बस मुस्कुरा कर कहना है, जुबान की कीमत तो है, लेकिन कानून जुबान नहीं कागज़ मानता है, और मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ आप कठोर नहीं बल्कि समझदार साबित होते हैं। और अंत में सबसे कड़वी और सबसे अच्छी सीख, रिश्ते की कीमत तय करना। कभी कभी आपको एक कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है कि क्या यह रिश्ता इतना कीमती है कि इसके लिए पैसा गंवाया जाए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो विश्वास कीजिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं। वो केवल एक सौदा था जो आपके इनकार करते ही टूट गया। ऐसे खोखले रिश्तों का बोझ ढोने से बेहतर है कि आप अकेले चलें और अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखें। याद रखना, स्वयं की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। जब आप अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा करते हैं तो आप असल में अपने और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह साहस है। और याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है, जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है। लोग उसे दानी नहीं, मूर्ख कहते हैं, और इतिहास गवाह है कि मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो आज से जब भी फ़ोन की घंटी बजे और कोई उधार मांगे तो घबराइए मत। गहरी सांस लीजिए और जो आपको बताए हैं इन 5 नियमों को याद कीजिए। समय मांगना, सवाल पूछना, कमी का भ्रम पैदा करना, छोटा दान देना और कागजी कार्रवाई करना। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। अगर आपने इसको अपने जीवन में अपना लिया तो आज से आप अपनी कमाई का दुरुपयोग किसी को नहीं करने देंगे। ओम शांति।